मॉर्निंग। कोरोना की ये जो लॉकडाउन का स्टेट है, अब ऑलरेडी हम काफ़ी दिन रुक गए इसके कारण। अब इससे ज़्यादा डीले इसको नहीं कर सकते, इसलिए आज से मैं 10th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का सिलेबस शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में मैं पार्ट 1 के साथ शुरू कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली अबाउट ग्रेविटेशन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट अस टॉक समथिंग अबाउट ग्रेविटेशन। शुरू कहानी ऐसी बोलते हैं कि न्यूटन बाबा, आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट हम सब जानते हैं, न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे और सडनली उनके सर पर एक एप्पल गिरा। एप्पल जब उनके सर पर गिरा तो उन्होंने एप्पल खाया नहीं और उसके लॉज बना दिए। तब से फिजिक्स हमारे लिए थोड़ी टफ हो गई शायद। इन्हीं लॉज का हमारे सिलेबस में बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्लूजन्स है, ये लॉज हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सो न्यूटन का बहुत कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में पूरा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस जो ग्रेविटेशन में कंटेंट है। सबसे पहला टॉपिक आता है बेसिकली सर्कुलर मोशन, है ना। ग्रेविटेशन का जो कंटेंट शुरू होता है, पहले सर्कुलर मोशन आपको समझाते हैं। तो बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, पहली बात हमको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि सर्कुलर मोशन यानी क्या। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन फिजिक्स में कब बोलते हैं, हमें सर्कुलर मोशन से क्या लगता है कि सर जब सर्कल में घूमेंगे तब सर्कुलर मोशन। फिजिक्स में थोड़ा ये और ज्यादा एक्सटेंडेड डेफिनेशन है। फिजिक्स में कहते हैं अगर कोई बॉडी थोड़ा भी कर्व पे चलती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हम टर्न भी ले रहे, कोई रोड पे कर्व है, यानी टर्न आ रहा, टर्न भी हम ले रहे तो हम थोड़ा सा सर्कुलर जैसा पाथ ले रहे, तो क्या उसको भी हम सर्कुलर बोल सकते हैं? यस। मतलब हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle, इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हम जानते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सन और इसके अराउंड अर्थ, है ना। सो वास्तविक में हम लोग बात करें तो अर्थ का जो मोशन है वो इलिप्टिकल है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इसको सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। और सर्कुलर मोशन क्या, अगर हम टर्न ले रहे हैं, कोई रास्ते पे अगर हम टर्न ले रहे हैं, हमारी एक गाड़ी मान लेते हैं और ये रास्ते पर टर्न ले रही, तो क्या ये भी सर्कुलर मोशन है? यस। मैंने आपको क्या बोला कि सर्कुलर मोशन यानी जरूरी नहीं कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो। फिजिक्स में सर्कुलर मोशन यानी क्या, कोई भी पूरा सर्कल या कोई थोड़ा सा भी कर्व पाथ, तो उसको सर्कुलर मोशन डिफाइन किया गया है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस के अलोंग जो मोशन है बेसिकली उसको सर्कुलर मोशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, नाउ इसमें थोड़ी सी एक बात आ जाती है, इसके आगे जो बात आती है दैट इज बेसिकली कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर होती है ना। तो हम लेते हैं, मान लो कि मैंने एक रस्सी लिया और रस्सी पे स्टोन उसको अटैच कर लिया। ठीक है, रस्सी लिया, रस्सी को एक स्टोन अटैच कर लिया और इसको मैं गोल घुमा रहा हूं। मैंने एक धागा लिया, धागा को स्टोन बांध दिया और उसको गोल घुमा रहा हूं, है ना, गोल घुमा रहा हूं। अगर मैं इसको गोल घुमा रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं इस स्टोन को गोल घुमा रहा हूं तो क्या होगा, बेसिकली अगर मैं जैसे जिस पॉइंट पर ये रस्सी टूट जाएगी, अगर सपोज कोई पॉइंट पे रस्सी टूट रही है, गोल घुमा रहा हूं बहुत तेज घुमा रहा हूं, तो एक पॉइंट पर रस्सी टूट जाएंगी। तो अगर हम सोचते हैं, हम केयरफुली अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि अगर ये रस्सी टूटती है तो स्टोन हम देख सकते हैं कि स्टोन बराबर अलोंग द टेंजेंट जाता है ना। अगर रस्सी यहां टूटेगी तो स्टोन ऐसा जाएगा, अगर रस्सी यहां टूटेगी तो स्टोन ऐसा जाएगा, रस्सी यहां टूटेगी तो ऐसा जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे गोल घुमा रहा हूं तो रस्सी जिस पॉइंट पे टूटती है तो स्टोन कैसे जाता है, जैसे अगर मैं गोल घुमा रहा हूं और एक हाथ पॉइंट पे यहाँ पे जब स्टोन है तब रस्सी टूट गई तो स्टोन ऐसा जाएगा, मतलब अलोंग द टेंजेंट जाएगा। अगर यहाँ पर है स्टोन, यहाँ पर रस्सी टूट गई तो अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पर है स्टोन, यहाँ पर रस्सी टूट गई तो अलोंग द टेंजेंट। तो हमेशा ये क्या बात दर्शा रहा है बेसिकली कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है हर पॉइंट पर वो अलोंग द टेंजेंट होती है। तो हम लिख सकते हैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कि इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज along the tangent, है ना। वेलोसिटी एट अ पॉइंट हम कह सकते हैं, वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज along the tangent at that point, है ना। इसको समझने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं, इसको समझ मतलब अब कि वेलोसिटी क्या है, स्केलर या वेक्टर है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेलोसिटी क्या है, थोड़ा सा आपके जो किताबों में है वो इतना अच्छे से नहीं दिया है कंटेंट, तो मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब क्या, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि वो क्वांटिटीज जिसको बेसिकली मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड यानी क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ तो 10 उसका मैग्नीट्यूड हो गया,
और अगर मैं बोल रहा हूँ मैं ईस्ट में चला रहा हूँ, वेस्ट में चला रहा हूँ, ये हो गया उसका डायरेक्शन, है ना। तो वैसी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, स्पीड, और उसकी डायरेक्शन। अब अगर हम लोग बात करें, देखो अगर मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर अगर ए पर है तो इस बार वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे है, अगर बी पर है तो इस बार वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे है, सी पर है तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे है, डी पर है तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे है। मतलब हर पॉइंट पर भले मैं अगर कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा हूं तो मेरा स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, बट मेरी डायरेक्शन क्या रहेंगी, बदलते रहेंगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं बदलेंगी तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। कहना क्या चाहता हूं कि अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज होना ही चाहिए, डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होंगी ही होंगी। ठीक है, थोड़े से 9th के अच्छे बेसिक्स लगते हैं तो थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। अब कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कब हो सकती है, जब उसमें क्या आता है, समथिंग कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, है ना। सो कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी क्या चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि अगर सर्कुलर करना है तो डायरेक्शन चेंज होते रहना चाहिए, है ना। अगर जैसे यहाँ पे गोल 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 घूमते रहा है तो इसकी कंटिन्यूअसली क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज यानी क्या, वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी कब चेंज हो रही है, जब पार्टिकल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन, है ना। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आपको 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा याद है, सोच रहा हूं कि आपको कुछ भी याद नहीं तो पूरा बता दो। एक्सेलरेशन क्या होता है कि कितना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर किसी भी बॉडी में अगर वेलोसिटी चेंज करना है तो उसमें एक्सेलरेशन होना जरूरी है ना। और न्यूटन का बेसिकली फर्स्ट लॉ ही है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि एक्सेलरेशन तो एक इफेक्ट है ना। मैं थोड़ा सा बेसिक बातें कर रहा हूं तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, धीरे धीरे ध्यान में आएगा। एक्सेलरेशन इज इफेक्ट हुज कॉज इज फोर्स। इसका मतलब क्या है, किसी भी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन तभी आ सकता है जब उस पर क्या लग रहा है, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है ना। एक्सेलरेशन इफेक्ट है जिसका कॉज कौन होता है, फोर्स। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो पहले हम लोग शुरुआत अब पीछे जाते हैं पूरा, कि अगर बॉडी को सर्कुलर करना है तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए यानी क्या चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज तभी हो सकती है जब उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तभी आ सकता है जब उसमें क्या लगेगा, जब उसमें लगेगा एक फोर्स, है ना। और ये फोर्स जो उस पर लगता है बेसिकली इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी क्या, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर किसी बॉडी को गोल घूमना है तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगना चाहिए जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन थोड़ा प्रूव कर सकते हैं, जो अभी आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है। ये फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग, यानी सेंटर की तरफ जाते हुए। तो कहना क्या चाहता हूं, अगर किसी बॉडी को गोल घूमना है तो उस पर क्या लगते रहना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर फोर्स नहीं रहा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं रहा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन की जान बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहा तो फोर्स नहीं रहा तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और बिगर डायरेक्शन चेंज किए सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। सो अगर किसी भी बॉडी को गोल घूमना है तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगते रहना चाहिए। तो अगर कोई मेरे को पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी क्या, द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड विदाउट विच सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अब जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो ये रस्सी है, रस्सी के अंदर एक फोर्स रहती है जिसका नाम है टेंशन। ये टेंशन बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल वर्ड से डरे ना, बिल्कुल आपके लिए एकदम नया वर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी क्या, वह फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर लगते रहना चाहिए अगर किसी बॉडी को गोल घूमना है तो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा तो सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। जैसे यहां पर रस्सी के अंदर जो एक खिंचाव आता है, वो खिंचाव बेसिकली ये ऑब्जेक्ट पे जब आप गोल घुमा रहे हैं तो रस्सी के अंदर एक खिंचाव डेवलप होता है, ये खिंचाव वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर बोलेंगे सर अर्थ भी तो सन के अराउंड गोल घूम रहा है। हाँ बिल्कुल घूम रहा है। तो अगर अर्थ सन के अराउंड गोल घूम रहा है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे सन और ये अर्थ, तो सर ये भी तो गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है या नहीं है, बिगर सर्कुलर मोशन के, बिगर सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। इस बार इनके बीच में, किसके बीच में, सन के बीच में और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। या हम बोलेंगे अगर मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो मून अगर अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो क्या वो सर्कुलर मोशन कर रहा है? हाँ। और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको किसकी जरूरत है? सेंट्रिपिटल फोर्स की। ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को गोल घूमना है तो उस पर हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए जिसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर फोर्स नहीं हुआ तो न्यूटन बाबा सामने आएंगे। न्यूटन बाबा ने बोला है कि भैया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ की लैंग्वेज एक्चुअली है, किताबी लैंग्वेज थोड़ी गंदी होती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब उस पर क्या लगता है? नेट फोर्स। तो अगर फोर्स नहीं रहा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं आया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो सर्कुलर मोशन करना पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई चाहिए सेंट्रिपिटल देने वाला, सर्कुलर मोशन बिगर सेंट्रिपिटल फोर्स के पॉसिबल नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रहना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो यहां पर कौन मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। अगर अर्थ सन के अराउंड गोल घूम रहा है तो वहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। सो अगर हम जैसे हमने बोला कि कर्व रोड पे हम टर्न ले रहे हैं तो इस बार सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है टुवर्ड द सेंटर? दैट इज फ्रिक्शन का फोर्स, है ना। अलग अलग लोग सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिला तो हम सर्कुलर नहीं कर पाएंगे, हमारी गाड़ी स्किड हो जाएगी, या फिर अगर यहाँ पे जैसे रस्सी में अगर टेंशन नहीं प्रोड्यूस हुआ तो धागा टूट जाएगा और हम लोग बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, है ना। यानी इमेजिन करो एक अर्थ जैसे कि अर्थ के अराउंड मतलब ग्रेविटेशन फोर्स गायब, तो अर्थ सीधा टेंजेंट के अलाउंग मूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटेशन फोर्स ही गायब कर दिया आपने, मजाक की बात चल रही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख रहे कि सन के और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स ही गायब कर दिया तो क्या होगा? अगर गायब हो गया तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स ही नहीं मिलेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो ये जो अर्थ की डायरेक्शन चेंज हो रही है वो चेंज होना बंद हो जाएगी और अर्थ अलोंग द टेंजेंट मूव हो जाएगी। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। ओके, अभी हमने सर्कुलर मोशन देखा, अब हम देखते हैं जो जिसके ऊपर चैप्टर का नाम है दैट इज ग्रेविटेशन। पहली बात, ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में होता है? कि क्या मेरे और ये बोर्ड के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है या नहीं है? क्या लगता है आपको? जनरली हमारे मन में क्या आता है ग्रेविटेशन बोलने के बाद कि एक आधा ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर फेंका तो ये नीचे आ रहा है, सही है। हमें लगता है ये किस लिए आ रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। बिल्कुल सही जवाब है। क्या मेरे और बोर्ड के बीच में, या मेरे और मोबाइल के बीच में, या मेरे और कैमरा के बीच में, मेरे और कोई इंसान के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है या नहीं है? है ना। तो बेसिकली न्यूटन साहब ने क्या लॉ दिया? बिल्कुल, है ना, ऐसा लगता है हमें जनरली लगता है कि भैया बस अर्थ का ही ग्रेविटेशन फोर्स है, सर क्या मजाक कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि न्यूटन साहब ने क्या बोला कि ब्रह्मांड में रहने वाली कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में रहने वाले कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अगर, है ना, यूनिवर्स में रहने वाले कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच की दूरी अगर मैं r मानता हूं, ये दूरी क्या है? उनके सेंटर के बीच की, है ना। अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर कुछ भी मान सकते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर हम मानते हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा ही रहेगा, है ना। अब आपके मन में बिल्कुल आ रहा होगा कि सर लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सर कि आप बोर्ड की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा तो आप बोर्ड की तरफ खींचे जाते हुए दिखना चाहिए, या इंसान एक में की तरफ खींचे जाते हुए आना चाहिए ग्रेविटेशन के कारण, बट ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं दिया। क्यों नहीं होता है तो समझते हैं। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल का लॉ क्या है वो अपन समझते हैं। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है ना। व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि ब्रह्मा एवरी टू ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब पहली बात क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा पुल फोर्स है, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका और ये और ऊपर चला गया। ये कभी पुश नेचर का फोर्स नहीं है, ये कैसा नेचर का है? पुल। ये हमेशा पुल नेचर का फोर्स है, यानी ये इसको पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? इट्स अ पुल फोर्स। अच्छा, दूसरी बात आप कैसे कि अगर हम लोग बात करें कितना रहेगा, तो न्यूटन साहब ने अपने लॉ में वो भी बताया कि ये कितना रहेगा। तो उन्होंने बोला कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये लॉ वास्तविक में एक्सपेरिमेंटल है, न्यूटन ने अलग अलग मासेस लिए ऐसा कहा जाता है, और वो मासेस के भरोसे उन्होंने ये लॉ डिराइव किया। अब इस लॉ का मतलब क्या है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस यानी क्या कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी क्या कि जितने ज्यादा आप मासेस लेंगे, जितने हेवी आप मासेस लेंगे, उतना उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहेगा। एफ यानी क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना। न्यूटन ने क्या बोला कि जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग अब समझते हैं अपन कि अगर मान लो कि मैं 1 किलो का ऑब्जेक्ट लेता हूं और दूसरा 1 किलो का ऑब्जेक्ट लेता हूं, है ना, और इनके बीच में कुछ दूरी है 10 r, है ना, और दूसरे तो इसमें मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ है F।
अब दूसरे केस में मैं यहाँ पर 2 किलो का ऑब्जेक्ट लेता हूँ और यहाँ भी ले लेता हूँ 2 किलो का ऑब्जेक्ट, अभी भी इनके बीच में दूरी है r, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्क आएगा? यस, यही न्यूटन से आपने बोला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। क्या यहाँ मास दुगना हो गया, यहाँ भी दुगना हो गया, तो यहाँ 2 के फैक्टर्स दुगना हो गया, यहाँ भी 2, कुल मिला के जो फोर्स अगर यहाँ F मानेंगे तो यहाँ 4F हो जाएगा। यानी जितने हेवी मासेस होंगे उतने ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और साथ में एक और रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी ये। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या कि जितना ज्यादा आर रहेगा, आर यानी इनके बीच की दूरी, जितना ज्यादा आर रहेगा उतना बेसिकली फोर्स कम लगेगा, है ना। यानी क्या कि अगर ये आर की दूरी है, तब सपोज इसको मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे कि यहाँ पे आर दूरी है, तब फोर्स एफ है। अगर मैं यही 1 kg का मास लूंगा और दूरी अगर मैं 2r कर देता हूं, अगर मैं दूरी 2r कर देता हूं, तो दूरी मैंने बढ़ा दी, ट्वाइस कर दी, है ना, दूरी ट्वाइस कर दी। दूरी जितनी ज्यादा रहेगी फोर्स उतना कम रहेगा। यहां फोर्स अगर F है तो यहां फोर्स F/4 हो जाएगा। क्यों F/4 हो जाएगा? क्योंकि जितनी दूरी जिस फैक्टर से बढ़ेगी उसके स्क्वायर फैक्टर से फोर्स कम हो जाएगा। यानी क्या, अगर मैं दूरी 3r कर देता था तो जो फोर्स हो जाता था वो F/9 हो जाता था। अगर मैं दूरी 4r कर देता था तो ये क्या हो जाता था, F/16। यानी जितना सिंपल लॉजिक कि जितने पहला प्रोपोर्शन क्या है, जितने हेवी ऑब्जेक्ट लूंगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, और जितने दूर ऑब्जेक्ट लेके जाऊंगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाएगा, है ना। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर कोई स्टेटमेंट पूछता है आपको तो क्या बोला गया, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ऑब्वियसली एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। कितना फोर्स, वो क्वांटिटी जो है कितना लगेगा, वो बेसिकली न्यूटन साहब ने बोला, दैट इज with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। लॉ समझ रखने से ज्यादा समझा हुआ होना चाहिए कि जितने ज्यादा मासेस हेवी होंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहेगा। यानी क्या, 2 पतले इंसान है कुछ दूरी पर, उनमें कुछ फोर्स रहेगा, और 2 मोटे इंसान है उतनी दूरी पर, तो उनमें जो फोर्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितने हेवी मासेस रहेंगे उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, है ना। अब जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी आता है, तो अगर मैथ्स में आपको आया है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हम हटाते हैं तो उसके जगह पर एक कांस्टेंट हम लिखते हैं, है ना। तो यहां पर मैं बेसिकली एफ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो यहां लिखता हूं कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर ये ऐसा नाम क्यों रखा, तो उसका बहुत अच्छा रीजन है। उसका रीजन ये है कि आप चांद पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, किधर भी चले जाओ, बेसिकली इस जी की जो वैल्यू है वो फिक्स है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी क्या कि कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। हम ऐसे नहीं कि भैया कि यहाँ पे अर्थ पे है तो जी की वैल्यू कुछ है और मून पे है तो दूसरी है ना। जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं डायरेक्ट वो वैल्यू लिख रहा हूँ, दैट इज बेसिकली 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है ना। 6.67 10⁻⁻11। ये वैल्यू बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है? बहुत 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 छोटी है ना। देखो 10⁻⁻11 यानी क्या, 0.0000000 कितने जीरो और बाद में 667, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है जी की। ये जो जी की वैल्यू है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। अच्छा, इसका यूनिट क्या आएगा जी की वैल्यू का? यूनिट अगर हमको सीखना है, कभी भी फिजिक्स में कोई चीज का यूनिट निकालना है तो तरीका क्या होता है, जिसका यूनिट निकालना है उसको इक्वल टू के एक किनारे करो, बाकी चीजों को दूसरे किनारे। तो जी का यूनिट निकालना है तो बाकी सबको इधर भेज दो, तो ये हो क्या जाएगा, Fr² इंटू m2। ठीक है। नाउ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन की आत्मा को शांति मिलना चाहिए, इसलिए फोर्स का यूनिट न्यूटन दिया गया। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg इंटू kg, सो kg स्क्वायर, है ना। तो इसका जो g का यूनिट है वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ g। याद रखने की बात, पहले तो न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट कि इन द यूनिवर्स एवरी 2 ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये डिफरेंस है। एक और फोर्स होता है, मतलब बेसिकली जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में होता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। बट ग्रेविटेशन हमेशा पुल फोर्स ही रहेगा, मतलब हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक के कारण ग्रेविटेशन को पुल कर। अच्छा, फिर दूसरी बात, मैंने एक और बात बताई कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अर्थ के और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन होता है। ब्रह्मांड में रहने वाले कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। कितना रहेगा? तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस को प्रोपोर्शनल यानी क्या, जितने हेवी ऑब्जेक्ट हम लेंगे उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा रहेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या
कि जितने ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे आप उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, ये हमें समझना चाहिए। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहां पर आता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? तो 6.67 into 10⁻⁻11। ये वैल्यू बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है? बहुत छोटी है। अब आपके मन में बिल्कुल एक सवाल आना चाहिए कि सर ये एक पुल फोर्स है, तो ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं कि क्लास में दो बच्चे वो एक में की तरफ ग्रेविटेशन के कारण पुल 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 ऐसे होते हुए दिख रहे हैं। ये क्यों नहीं होते हुए दिख रहे? आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मान लो कि दो स्टूडेंट है हमारे क्लास में और एकदम खाते पीते घर के स्टूडेंट, ऐसा मान लो 100 किलो के, है ना। समझने के लिए 100 किलो ले रहे हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान जाए। तो अगर 100 किलो के दो स्टूडेंट मान लेते हैं और इनके बीच में जो दूरी है इसको मान लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो आप क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है? बिल्कुल है। फिर सर ये एक में की तरफ जाते हो क्यों नहीं दिख रहे? तो आओ निकालने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था गाइस कि फोर्स जो होता है वो होता है G m1 m2 by r², है ना। G की वैल्यू मैंने जो बोली है वो आपको याद रखना चाहिए, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो कितना होता है 6.67 into 10⁻11। मास m1 का कितना है? 100 किलो। m2 का कितना है? 100 किलो। और r कितना लिया अपन ने? 1 मीटर। तो ये हो गया देखो 6.67, ये 10⁻4 हो जाएगा गाइस, और ये 10⁻11। तो ये कुल मिला के क्या हो गया? 6.67 into 10⁻7, है ना। यानी ये हो क्या गया? ये 0.00000 ऐसे कितने जीरो कुछ, तो मतलब ये फोर्स जो है ये बहुत बहुत बड़ा है या छोटा? ये 10⁻7 है, यानी ये फोर्स नहीं के बराबर, ये बहुत छोटा फोर्स है, लेकिन है। बोलना ये चाह रहा हूं कि दो इंसानों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये G की वैल्यू इतनी बड़ी छोटी होती है, इस कारण से जो ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो बहुत ही छोटा आता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमें तभी महसूस होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत हेवी होना चाहिए। ये होता है हमारे अर्थ के केस में। जब अर्थ के लिए हम बात करते हैं तो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। अर्थ का मास बेसिकली हम लोग कह सकते हैं 6.6 into 10⁻24 के आसपास। दिस ये अर्थ का मास है ना। शानदार, एकदम खाते पीते घर के अर्थ है अपनी, ये अर्थ का मास। और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप 1 किलो का भी लेते हो और अब अगर आप फोर्स निकालते हो Gm1 m2 by r², तो यहां पर बेसिकली m1 जो है वो अर्थ का मास बहुत हेवी आ जाएगा, इसलिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है। यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो वो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें किसका ग्रेविटेशनल फोर्स है? इस ऑब्जेक्ट का और अर्थ का। अर्थ का मास बहुत हेवी है, इस कारण से वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें महसूस होता है। बट इंसान में दोनों का ही मास 100 किलो। 100 किलो आपको लग रहा है कि सर 100 किलो कम मास है क्या? लेकिन G की वैल्यू इतनी खतरनाक कम है कि 100 किलो बहुत ही लल्लू मास उसके सामने हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि 100 किलो के भी इंसान रहे, हजार किलो के भी रहे, तो उनके बीच में 10,000 किलो के भी रहे, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ये बहुत ही कम आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मांड में रहने वाले कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, लेकिन फील हम उन्हीं ऑब्जेक्ट में कर पाएंगे जिनमें कोई तो एक ऑब्जेक्ट एटलीस्ट हेवी होना चाहिए। अगर जैसे हम बोलते हैं कि भैया सन और अर्थ, अब अर्थ, सन का भी मास बहुत जोरदार, अर्थ का भी मास बहुत जोरदार, इस कारण से अर्थ बेसिकली फील कर पा रही है और गोल घूम रही है सन के अराउंड, क्योंकि इनके मासेस बहुत हेवी है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।